Hello guys, Namaste. Welcome to our channel, Educate India. Today we are discussing our BSc chapter that is motion of a planets and satellite. तो इससे पहले हमने काफ़ी लेक्चर्स हमने जो लेक्चर्स काफ़ी बना चुके हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट फोर्थ लेक्चर है, मतलब फोर्थ चैप्टर है हमारे पास। तो इसमें हमने जो भी पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें डिजिट बॉडी वगैरह उस सब के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। वो सब के लेक्चर्स हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप वो देखिए। फिर यहाँ पे आइए, ये लेक्चर नंबर, ये हमारे पास चैप्टर नंबर, ये हमारे पास 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा, पहले सेंटर फोर्सेस के बारे में जानेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक फोर्सेस के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस फोर्सेस की। तो जो सेंटर फोर्स होते हैं वो एक्चुअल में कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो किसी भी एक मीन पॉइंट की टुवर्ड्स क्या करते हैं, मीन पॉइंट होता है उसके टुवर्ड्स होंगे या फिर उससे अवे फोर्सेस होंगे। The forces such that along the line. Suppose कर लिया, जैसे हमने एक चार्ज बॉडी ले ली, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक। तो यहाँ से जो सेंटर से जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक। तो ये इसके लिए जो डिस्टेंस है अगर ये r है, तो जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा ये F, तो वो डिस्टेंस पे होगा, डिपेंड करेगा। तो जो ऐसे फोर्सेस होते हैं जो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं उनको हम सेंटर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो फोर्स ऑन ए बॉडी इन सच अ वे दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स ए सेंटर और अवे टुवर्ड द सेंटर। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो ये 2 पॉइंट्स आज हम दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहले सेंटर फोर्स, एक्टिंग ऑन द बॉडी in such a way that is always towards, पहला पॉइंट है यहाँ पे टूवर्ड्स, किसी सेंटर के टूवर्ड्स होंगे, टूवर्ड्स एंड और अवे टू द फिक्स्ड पॉइंट एज सेंटर, उसको हम कहेंगे सेंटर कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल की डेफिनेशन बन गई। अगर सेंटर फोर्स को हम डिफाइन करें, सेंटर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सच अ वे दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स और अवे टू ए फिक्स्ड पॉइंट एज ए सेंटर पॉइंट। वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम कहेंगे सेंटर पॉइंट। उस पॉइंट से क्या होंगे, अवे होंगे या फिर टुवर्ड्स होंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें, हाँ फोर्स है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस सेपरेशन फ्रॉम दैट सेंटर पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट एंड बॉडी प्लेस्ड। समझ में आया? जो आपका डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस से जो सेंटर की पॉइंट है या फिर जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं the magnitude of force depend on the distance from that fixed point to the body placed। ओके, अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर जाइए। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो है फोर्स, डिपेंडेंसी किस पे, उस पे डिस्टेंस पे डिपेंडेंस है। जो अगर क्या है फंक्शन किसका हो गया, ये डिस्टेंस का फंक्शन है, तो फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये क्या है इसका
मैग्नीट्यूड, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे एफ आर, उसकी डायरेक्शन हम यहां पर डिफाइन करेंगे। तो डायरेक्शन कैसे होगी, along the line joining the points, ठीक। यहां पे आर क्या पड़ेगा, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ओके। इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ये डेफिनेशन है मेरे पास, प्रॉपर डेफिनेशन है। सो गाइस, हमने जो पीछे लेक्चर में देखा, मतलब जो अभी पढ़ा उसमें देखा कि हमने जो फोर्स को हमने डिफाइन किया है इस पार्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमारे पास जो ये एफ डॉट आर आया, एक्चुअल में है क्या, ये फोर्स का फंक्शन है, फोर्स फंक्शन है जो कि आर पे डिपेंड कर रहा है, जो आर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये जब ये लेस देन 0 होगा, तो जो फोर्स होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें यहाँ पे, तो ये फोर्स होगा, यहाँ पर सेंटर है, इस सारे सेंटर पॉइंट है, ये कोई यहाँ पर कोई हमने मास रख दिया है, सही है। तो ये कोई हमारे पास पॉइंट है पी पॉइंट, वहां पे कोई m1 मास रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हम सपोज कर लो एफ ए इस डायरेक्शन में और एफ आर इस डायरेक्शन में होगा। जो इस डायरेक्शन में होगा ये क्या होगा, सेंटर की साइड जा रहा है, तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स, जो यहाँ पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज होगी वो ऐसे लिखेंगे, जो फंक्शन होगा जो 0 से छोटा होगा, जो एफ फंक्शन है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन शो होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जब ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से लेके, जो डिस्टेंस है ये सेंटर पॉइंट से लेके जो मास प्लेस की जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा उसके अकॉर्डिंग हम दो पार्ट में क्या कहते हैं, अट्रैक्टिंग फोर्स और क्या है, अट्रैक्टिंग और रिपल्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। जब यहाँ पे 0 से छोटी आएगी जो वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, जो हम ये फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। जब यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो फोर्स होगा रिपल्सिव नेचर का। तो अट्रैक्टिव नेचर वाले फोर्स को हम कैसे दिखा रहे हैं, अट्रैक्टिव वाले को एफ ए से दिखाते हैं और रिपल्सिव वाले को एफ आर से दिखा रहे हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से अवे हो जाएगी जब हम रिपल्शन की बात करेंगे, और वो जब अट्रैक्टिव की बात करेंगे तो क्या जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट, और क्या, फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स पहुंचेगा, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, बस इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स इसके पास कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, दो टाइप के एग्जांपल, मतलब 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हमने डिस्कस किए हैं। तो पहला फंडामेंटल फोर्स जो हमने देखा है वो होता है ग्रेविटेशनल। हम क्या बात कर रहे हैं, प्लैनेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहले क्या आएगा, ग्रेविटेशन की बात आएगी। ग्रेविटेशनल थ्योरीज की कुछ डेवलप करी थी हमारे पास न्यूटन ने, उन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरीज को डेवलप करी, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो क्या क्या थ्योरीज हमारे पास आई थी और कैसे कैसे उसमें चेंजेस हुए गए थे, करे गए थे। तो पहला आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, ये भी क्या है, सेंट्रल फोर्स है, आर पे डिपेंड करता है, इनवर्स लॉ ऑफ स्क्वायर पे फॉलो करता है फोर्स। जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड को अगर हम बात करें, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसको क्या आता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके डिटरमिनेशन के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, इसको डिटरमाइन करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट है, एक बॉयस एक्सपेरिमेंट है और एक दो एक्सपेरिमेंट और भी है, 3 एक्सपेरिमेंट, बेसिक 3-4 एक्सपेरिमेंट है। एक शायद हेल्थ एक्सपेरिमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम जी को निकालते हैं। तो जी की हेल्थ एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमारे पास आई थी 6.67 × 10⁻11। और इसके अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, यहाँ पे यूनिट की देखें तो यूनिट इक्वल्स टू केजी न्यूटन इनवर्स टी, न्यूटन मीटर इनवर्स,
इसकी हो गई यूनिट बन गई। तो यहाँ पास क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सेंटर फोर्स है। हमने जो सेंटर फोर्स है उसके एग्जांपल्स में देखे तो ये क्या है, सेंटर फोर्स है। और ऑल्सो क्या है, ये फंडामेंटल फोर्स है। और क्या फॉलो करता है, स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये फोर्स। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे के लिए हम देखेंगे, दूसरा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने 12th में पढ़ा है, कूलम्ब्स फोर्स जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या एक सेंटर फोर्स है, उसमें भी स्क्वायर लॉ को फॉलो करना है। वो स्क्वायर डिस्टेंस को फॉलो करता है वो फोर्स, ठीक है। तो दूसरा यहां पर हम पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज, दूसरा क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, वो क्या है, ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है। और ये जो फोर्स होता है दो मासेस के बीच में रखता है, और ये जो फोर्स होता है ये किसके बीच में रखता है, दो चार्जेस के बीच में रखता है, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपने पढ़ रखे होंगे काफी, 12th 11th 12th में काफी आपने कुछ देखा होगा। इसकी अगर फोर्स के लिए बात करें तो इसकी F मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 R स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है ये फोर्स, ठीक। तो ये क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। इसके अकॉर्डिंग दो और फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसका यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता। यहाँ पे हम ओनली क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। और बेसिक क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल है किसके फोर्स में। यहाँ पे एक और फोर्स लगा सकते हैं हम, वो हम कह सकते हैं एक दो फोर्सेज और होते हैं जिसमें हम देखेंगे। तो ये तो हमारे पास दो हमने बता दिए क्या है, बेसिक फोर्स है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे तो इसको नोट कर लो, एग्जांपल्स हैं, दोनों एग्जांपल हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो दिखाया हमने, रिपल्शन कब हो रहा है, अट्रैक्शन कब हो रहा है, जब इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है 0 से, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्शन होगा। जब ये 0 से छोटी हो रही है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, बढ़िया एकदम। चलो इसके बाद हम बात करते हैं अपना प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं, फोर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें। जब भी कोई नया फोर्स आपने पढ़ा होगा तो पहले जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किया तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज बताई होंगी। तो ऐसे जब हम सेंटर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी डालो, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के अंदर ये है, जो सेंट्रल फोर्स होता है ये कंजर्व फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो। तो every central force is always conservative। तो यहां पे आएगा कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसको क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए जो वर्क डन यूज होगा, किसी भी पाथ, कोई भी पाथ हम चूज कर लें वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी हमने पाथ लिया उसके लिए जो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और पाथ इंडिपेंडेंसी शो करेगा। क्या बताना चाह रहा हूं, अगर हम बेसिक लैंग्वेज में देखें तो सपोज कर लो कि हमने चार्ट यहां रख लिया, ठीक है, और ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। हम बी पॉइंट से ए पॉइंट की साइड जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं। हमने पहला पाथ लिया ये वाला, बी टू ए जा रहे हैं, और पहला पाथ लिया बी टू ए के लिए P1, ठीक है, P1 पाथ नंबर फर्स्ट लिया। अब उसके लिए हम देखेंगे तो जो वर्क आया तो वो आया W1, ठीक है। सिंपल, अगर हम इसी पॉइंट से एक ही साइड जा रहे हैं हम दूसरा पाथ भी चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दूसरा पाथ हम लेने, चलो ऐसे ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है। तो दूसरा पाथ हम ऐसे चूज कर लिया, ए से बी जा रहे हैं, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ए से हम बी जा रहे हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन लेने ऐसे लेके जाओ। तो आप क्या, हमारे ऊपर हम कैसे लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, इसके लिए जो बंडल होगा वो होगा W2 होगा, सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी के लिए ए से बी, हम ए से बी जा रहे हैं, पहले आ रहे थे बी से ए, अब जा रहे हैं ए से बी, ये क्या है ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे लाइन से आएंगे तो क्या से जाएंगे हम, यहाँ पे W3 आएगा, वर्क डन W3 आएगा,
और यहाँ पे क्या आएगा, इस पॉइंट से दोबारा देखते हैं तो ये कैसे आएगा W4। तो 1 2 3 4 जो वर्क डन दिखे इनका जब समेशन करें तो वो 0 आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर जो हम फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट चार्ज, जो फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वो जो फोर्सेज है वो कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे जब सबका समेशन करेंगे W1 W2 W3 W4, वो क्या आएगा 0 आएगा। इनको हमने कैसे ऐड किया है, अलजेब्रिकली ऐड किया है। तो जो हम पाथ को जैसे चेंज कर रहे हैं, A से B जा रहे हैं, B से A जा रहे हैं, तो उसमें क्या है डिस्टेंस जो हो गया हमारे पास, डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी। तो इसको अलजेब्रिकली रखेंगे, क्योंकि क्या है वर्क डन क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगी, ये चीजें इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास 0 आएगा। अगर ये 0 नहीं आता है, किसी केसेस में जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं होते हैं उस केस में ये 0 नहीं आती है वैल्यू, ऐसे भी फोर्सेज होते हैं, तो उस केस में 0 नहीं आ पाती वैल्यू, तो वहां पे क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेज उनको नहीं कहते हम। तो यहाँ जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे तो वहां पे वर्क डन फॉर ए क्लोज लूप, यहाँ पे लूप क्या हो गया क्लोज हो गया। हम पहले एक बार ऐसे गए, एक बार यहाँ से ऐसे गए और इस पॉइंट से एक बार यहाँ से गए, तो वर्क डन फॉर ए क्लोज लूप क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन फॉर ए क्लोज लूप F dW इक्वल्स टू 0। सिंपल। अगर हम ये तो हमने क्या पढ़ी, ये तो हमने जो 11th-12th में पढ़ के आ रहे थे वो डेफिनेशन की बात है, लेकिन अगर इसी डेफिनेशन को थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़े तो हम लिख सकते हैं कर्ल F इक्वल्स टू 0 और लिख सकते हैं डेल क्रॉस F इक्वल्स टू 0। तो हम दिखाएंगे अभी आपको। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कर्ल F इक्वल्स टू 0। सही है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है, मतलब उसमें यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास टर्म लिख सकते हैं, इसकी इसी और वे में दूसरे वे में देखें तो क्या लिख सकते हैं डेल क्रॉस F इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये डेल क्या होता है, 3 डायमेंशनल ऑपरेटर होता है, 3 डायमेंशनल ऑपरेटर होता है। इसमें क्या क्या यूज होता है, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएटिव यूज होता है। ठीक, तो इसको आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा उसके अंदर इस्तेमाल है। काफी इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, देखे होंगे आपने, करे होंगे। तो उसमें अगर यहाँ पे जब भी कर्ल F की बात करेगा, कर्ल F 0 की बात करेगा, तो वहां पे क्या फोर्सेज होंगे, फोर्सेज जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। ओके, तो पहला पॉइंट क्या इनफ है इतना, पहला पॉइंट में हम सिंपल है क्या, एवरी सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, एवरी सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ओके, नोट कर लेना इसको। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, कर्ल F इक्वल्स टू 0, और क्या लिख रहे हैं हम, और डेल्टा क्रॉस F इक्वल्स टू 0। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू विद एनी इंस्टेंट इज 0। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम of the body is always conservative, always conserved। इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे दिखाते हैं, दैट इज J से दिखाते हैं, J इक्वल्स टू कंजर्व्ड है, और क्या लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट लिख सकते हैं, और कांस्टेंट है। ठीक है, कंजर्व्ड है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है, सपोज कर लो, इधर देखो जरा, सपोज हमने ये पॉइंट यहां पे रख लिया किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे रोटेशन कर रहा है, मान लिया रोटेट कर रहा है ऐसे करके,
तो ये जो डिस्टेंस होगी सपोज कर लिया ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा, ये कुछ एंगल बना लिया ना थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बना लिया, तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा d थीटा अपॉन dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल प्रोड्यूस, एंगल स्केप आउट बाय द हमारे पास मास है ना यहाँ पे, बाय द मास, वो क्या होगा हमारे पास ओमेगा होगा। अब जो ओमेगा का एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाएगा। तो ओमेगा को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात है ना, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू ये एंगुलर वेलोसिटी है, मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कैसे रहेगा, कंजर्व रहेगा, इस पॉइंट में एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्व। इसका मतलब क्या है, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जब भी हम उसके सेंटर की रोटेशन की बात करेंगे वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नोट कर लो, ये इतना इनफ है, इतना पार्ट कंजर्व एंड कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद हम बात करें अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारे पास कहता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज जीरो। समझे, जितना भी टॉर्क, सपोज कर लीजिए हमने पीछे एक केस पढ़ा था, एक पॉइंट ये रखा है और एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, इसको रोटेट कर रहा है, उस पर कुछ एक टॉर्क अप्लाई होगा, तो टॉर्क को हम टाउ से दिखाते हैं, टाउ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। समझे कैसे कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो इस पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो जीरो होगा। यही एक्चुअल में यही तो कंसेप्ट है, जो टॉर्क था वो जीरो है, अगर उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा टॉर्क होता तो क्या होता, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो प्लैनेट्स इसी वजह से क्या होता है, रोटेट करते हैं, क्या रहता है, उनकी जो वेलोसिटी होती है कंजर्व रहती है और उसके लिए टॉर्क क्या होता है, जीरो रहता है। तो हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, प्लैनेटरी मोशन, मोशन ऑफ ए प्लैनेट। तो उसमें हम यही डिस्कस करेंगे, जो उसके लिए टॉर्क होगा वो जीरो रहेगा, वहां पे सेंटर फोर्सेस अप्लाई होते हैं। और ये प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, तो ये प्रॉपर्टीज चलिए अब हमने क्या किया, थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करी, तो थर्ड हम क्या करें, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज जीरो। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एन इंस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो टॉर्क acting on the body at any instant is zero, ठीक है। समझ में आता है, बढ़िया से समझ में आता है। जो टॉर्क होगा इसको हम प्रूव भी करा सकते हैं, अभी देखते हैं। इसके बाद आप इसको इतना नोट करें, जो टॉर्क एक्टिंग होगा ऑन अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। क्या होगा, यही एक कारण है जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो प्लैनेट्स है वो रोटेट कर पाते हैं अबाउट ए फिक्स एक्सिस, अपनी एक एक्सिस जो इलिप्टिकल एक्सिस है या रोटेटिंग एक्सिस है उस पर क्या होते हैं, रोटेट कर पाते हैं। यही इसी कारण की वजह से, क्योंकि वहां पे क्या है, टॉर्क इक्वल टू जीरो है। किसी भी इंस्टेंट में हम देखें तो वहां पे टॉर्क इक्वल टू जीरो, अगर वहां पे टॉर्क होता तो आउटसाइड या इनसाइड पुल या पुश होता उस पर, तो क्या होता, उसकी जो शेप है ना, ऑर्बिटरी शेप है, वो हो जाती, चेंज हो जाती। तो यही एक कारण है जिसके ऊपर क्या है, सेंटर फोर्सेस वर्क करते हैं और टॉर्क इक्वल टू जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड एंड कांस्टेंट। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, क्या होता है, जो हमारे पास मोशन होगा, मोशन ऑफ ए प्लैनेट, मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए सेंटर फोर्स इज ऑन ए प्लेन सरफेस, किसी भी एक प्लेन सरफेस पे होगा, जो भी हमारे पास सरफेस होगा, ऐसा नहीं है कि वो वेव ऐसा करके मूव कर रहा है, वो क्या होगा, एक प्लेन सरफेस होगा। वो अगला इसके बाद अगला आएगा, अगली प्रॉपर्टी है। तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ी राइटिंग में मानता हूँ मेरी गंदी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगी, सब मेहनत करते हैं उसके लिए, मैं भी करता हूँ, राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा जो भी चल रहा है कंसेप्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टीज की ऊपर बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हमने तीसरी प्रॉपर्टी की बात करी, तो क्या है, टॉर्क इक्वल टू जीरो, और वो उसका ये हमने जो भी बताया उसका सिग्निफिकेंस बताया। जब टॉर्क इक्वल टू जीरो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो प्लैनेट्स हैं उसकी जो ऑर्बिटल है वो फिक्स्ड रह जाती है जब वहाँ पे टॉर्क इक्वल टू जीरो होता है।
अगर उसका टॉर्क इक्वल टू 0 नहीं होगा तो उस पे क्या होगा, कोई प्लेनेट ऐसे मूव कर रहा है, जब इस पे टॉर्क इक्वल टू 0 है तो क्या है, इसकी जो ऑर्बिट्स है, जो इसकी ऑर्बिटल है वो रोकी फिक्स्ड हो जाएगी। अगर इस पे टॉर्क इक्वल टू 0 नहीं तो इस पे कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड या इनवर्ड टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, तो वो क्या है, आउटवर्ड या इनवर्ड, इस पे कुछ एक फोर्स इंड्यूस हो रहा होगा। अगर इस पे टॉर्क इक्वल टू 0 नहीं है तो ये एक कारण है। अगर टॉर्क इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे प्लेनेटरी जो मोशन है, वो प्लेनेटरी मोशन की जो ऑर्बिट्स है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, उसकी जो डायरेक्शन और ऑर्बिट्स है वो सारी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो इतना इनफ है इस पॉइंट में। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रूफ कराऊं, इसके अकॉर्डिंग प्रूफ कराता हूं तो थोड़ा सा देखना, मिटा दे। ओके, क्या बताया हमने, टॉर्क इक्वल टू 0, तो टॉर्क को हम टाउ से दिखाते हैं। टाउ एक्चुअल में होता क्या है, टाउ होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, तो इसको अपने लिखते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब क्या हो गया, डी जे अपॉन डी टी। यहाँ पे जे क्या है, वेयर जे इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, समझ में आता है। ये हमारे पास क्या है, जे इक्वल टू 0। ठीक है, सही है। और अगर टाउ की एक और डेफिनेशन देखें तो एक और उसके वे में देखें तो टाउ इज आल्सो इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टाउ इज आल्सो इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, कंजर्व फोर्स की वजह से इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो दैट इज हियर, इसको अगर हम एक्सटेंड करके लिखे तो हियर r क्रॉस f की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, f डॉट r क्या, सिंपल, समझ में आता है, बढ़िया। तो इसको लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर है तो r क्रॉस वेक्टर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू आप ये देख पा रहे होंगे, अगर इसकी वैल्यू अगर ये है तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे r क्रॉस अपॉन f, यहाँ पे r वेक्टर आएगा। ठीक है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें बाहर रहेंगी। फंक्शन ये क्या है, फोर्स फंक्शन है, और ये r क्या है, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो ये दोनों चीजें क्या बाहर आ जाएंगी। बचा हो गया r बचा और r बचा, जब भी r क्रॉस r करेंगे तो यहाँ पे r क्रॉस r क्या मतलब क्या हो गया, वो 0 हो गया, r क्रॉस r इक्वल्स टू 0। यही तो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, r क्रॉस r क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बना, f that r upon that r, here be r cross r, और ये these values come to be 0, तो 0 equals to always the terms is all terms is now be 0, तो here we say that is tau, this is tau equals to 0। ठीक है, तो टाउ क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे अगर हम r क्रॉस r करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, साइन आएगा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, 0 की वजह से क्या हो गया, पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। बढ़िया, देख पा रहे हो आप बढ़िया से, क्या हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये यहाँ पास थर्ड पॉइंट था। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की बात, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास होती है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, मोशन ऑफ द बॉडी इज इन द प्लेन। जो बॉडी का मोशन होगा वो क्या होगा, एक प्लेन में होगा। यही हमारे पास कंसेप्ट है। अगर टॉर्क है, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू 0 है तो उसका जो प्लेन है वो हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो वो प्लेन क्या होगा, वो जो भी मोशन होगा, मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे बॉडी कौन सी हो सकती है, कौन सी है बॉडी, हमारे पास प्लेनेट है, मतलब जो
जो हमारे पास प्लेनेटरी बॉडी का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेनेटरी बॉडी का मतलब है उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या होगा 10 की पावर्स में होगा। 10 की पावर्स में मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 10 की पावर 20 से लेके रेंजेस उसकी बढ़ जाती है। अगर हम पूरे होल यूनिवर्स की बात करें तो उसकी वैल्यू 10 की पावर 56 होती है, 56 किलोमीटर्स। हमारे पास नॉन यूनिवर्स है, नॉन यूनिवर्स की वैल्यू लगभग इतनी है। बाकी आप चेक करना, शायद मेरे माइंड से स्किप हो गया हो कुछ, तो उसकी नॉन यूनिवर्स की वैल्यू लगभग हमें इतना नॉन हमें पता है कि इतना इतनी दूर तक हमने देख रखा है, जिसमें हमारे पास गैलेक्सीज वगैरह समाहित है। बढ़िया, चलो बढ़िया। हमारे पास फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, मोशन ऑफ ए बॉडी इज इन द प्लेन या इज इन द प्लेन। कोई भी मोशन होगा वो किसी प्लेन में होगा। अब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, एक प्लेन में होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्लेन चेंज हो जाए, जो भी मोशन होगा वो एक ही प्लेन में रहेगा। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली चार हमारे पास क्या बने, यहाँ पे क्या देखे हमने, प्रॉपर्टीज देखी सेंटर फोर्स की, एग्जाम्पल लेके हमने प्रॉपर्टीज देखी। अब इसके बाद जो नए नए कंसेप्ट थे, एक ग्रेविटेशनल थ्योरी हमारे पास आई थी। वो ग्रेविटेशनल थ्योरी की बात करें तो 1686 में, और टाइम था 1687। तो इस टाइम के लगभग आइजैक न्यूटन ने कुछ अपनी एक थ्योरीज दी, उसको हम ग्रेविटेशनल थ्योरी कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया था, क्या कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, जो डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ बिटवीन उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया था। उस थ्योरी का नाम था ग्रेविटेशनल थ्योरी। तो उसका क्या था, ग्रेविटेशनल थ्योरी, ग्रेविटेशनल थ्योरी की बात की है, ग्रेविटेशनल थ्योरी। तो ये कब दी गई थी, आइजैक न्यूटन ने दी थी, न्यूटन ने दी थी ये थ्योरी, न्यूटन ने दी थी लगभग इस टाइम पे दी थी इन्होंने। ये थ्योरी का बहुत अच्छा डिस्कशन किया था इन्होंने। इसमें थ्योरी में बताया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करेगा, जो वहाँ पर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली डिपेंड करेगा उसके स्क्वायर पे, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड करेगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ उस समय पे ना कुछ क्या थे हमारे पास, जो हमारे पास प्लैनेट्स थे वो क्या पे वहाँ पे उस समय पे ज़्यादा नॉन नहीं थे, तो कुछ ही हम प्लैनेट्स के बारे में जानते थे। तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी जो हो गई थी, ये थ्योरी दी गई थी, जिसको हम जानते थे उनके हमने दी थी। फिर उसके बाद नेपच्यून का हमने, उसके बाद जो इसके बाद जो थ्योरी, इसके बाद हमारे पास जॉन्स ने क्या हुआ, नेपच्यून का बारे में डिस्कस किया। नेपच्यून की डिस्टेंस बताई यहाँ से अर्थ से लेकर नेपच्यून मतलब डिस्कवर हो चुका था। नेपच्यून को डिस्कवर किया इस थ्योरी के बाद, नेपच्यून को डिस्कवर किया, उस पे फोर्सेस हमने, इस जो थ्योरी हमने मतलब जो फोर्सेस उसके ऊपर था ना, उस फोर्सेस को हमने डेवलप करके वो फोर्सेस हमें पता चल गया। तो उसके बिटवीन जो रेडियस आ रही है आर, उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस थी अर्थ से लेकर वहां तक की, उस डिस्टेंस को हमने डिस्क्राइब किया, यहाँ पे जॉन ने डिस्क्राइब किया। उसके अकॉर्डिंग इसकी जो जी की वैल्यू थी उसको डिस्क्राइब किया। उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2-3 मेथड हमें अपने डिटरमाइन है, जो हम लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। तो एक तो हार्ले मेथड है, हार्लेस मेथड है, शायद यही है स्पेलिंग, नहीं एल आता है यहाँ पे, हार्ले मेथड है। और एक बॉयज मेथड है, तो द बॉयज मेथड है। तो 2-3 मेथड है। एक हार्ले मेथड हमारे पास जो लास्ट अप्रोच थी वो हार्ले मेथड ने दी थी। हार्ले मेथड के अकॉर्डिंग क्या थी, 6.67 × 10⁻11 वैल्यू आई थी। इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होती है, केजी न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर इनवर्स होती है। आप इसकी यूनिट भी देख लेना। तो बाकी ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में हमने इसको डिस्क्राइब किया था। इसके बाद तो नेपच्यून यहाँ पे क्या हुआ था, नेपच्यून हमारे पास उस समय डिस्कवर हुआ था, नेपच्यून उस समय पे डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। तो नेपच्यून उस समय पे हमारे पास डिस्कवर हुआ था। उसकी जो डिस्टेंसेस थे, उस पे जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे थे वो हमें बताए गए थे, जॉन्स ने बताए थे। काफी अच्छा इन्होंने डिटेल डिस्कशन किया था। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो जी की वैल्यू है उसको डिटरमाइन किया था, कि हमें पता नहीं था कि जी की वैल्यू कैसे हम निकालें। तो उसके लिए 2-3 मेथड आए गए कि हम कैसे डिटरमाइन करें जी की वैल्यू को।
तो उसके बाद ये एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आता है हमारे पास। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हमारे पास आता है अपना टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हम किसी थर्ड ओरिजिन से देख रहे हैं उसको थर्ड ओरिजिन से देख रहे हैं तो उसके बीच में कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो बॉडीज है वो क्या होंगी, मूव कर रही होंगी उस मोशन में। मतलब एक हमने इनर्शियल फ्रेम ले लिया, उस इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहे होंगे, मूव कर रहे हैं। सपोज कर लो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, सपोज कर लिया जैसे कि हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया इनर्शियल पॉइंट, क्या इनर्शियल फ्रेम में एक पॉइंट लिया और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट दो मासेस यहाँ पे रख दिए, इन दोनों मासेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, दो इनसे क्या फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इनमें कुछ चेंजेस आएंगे, इनकी वेलोसिटीज में कुछ चेंजेस आएंगे। मतलब उनके जो वेक्टर्स है ना, क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। तो उस चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए इस पे जो कॉमन फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको हम निकालते हैं किससे, टू बॉडी प्रॉब्लम और वन बॉडी प्रॉब्लम। उस पर डिटेल में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने देखा, पहले हमने जाना सेंटर फोर्स किसे कहते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और फिर थ्योरीज के बारे में जाना और एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो आज का टॉपिक इनफ है, इतने ही रहने देते हैं। तो बाकी आप देखना बुक्स वगैरह में काफ़ी कुछ डिटेलिंग और दे रखी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बीएससी का ही लेक्चर था, आज पहले लेक्चर था, लेक्चर पहला था, ये चैप्टर नंबर 4 था ये, ठीक है। इससे पहले हमने काफ़ी लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप उसको चेक करिए, बहुत अच्छे हैं, समझ में आता होगा, ठीक है। तो आप वो चेक करिए। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।